Hello guys, welcome to my channel KJ Studies. So, this is the second lecture and today we are going to study scientific perspective of the environment. So, for the past 70 years, environment scientists have been raising question about degradation of environment for the scientific perspective. तो इसमें दिया हुआ है कि पास्ट 70 सालों से जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट लगातार खराब होते जा रहा है वो डिग्रेड होते जा रहा है। तो इसी तरह एक राइटर हैं जिनका नाम है रेचल कार्सन। इन्होंने 1962 में एक बुक लिखा था जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। तो इस बुक में उन्होंने बताया था कि हम कैसे पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इससे न सिर्फ इंसेक्ट खराब हो रहे हैं बल्कि ह्यूमन बीज से इन्फेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें डीडीटी। डीडीटी एक पेस्टिसाइड है जिसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसको मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए इस पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है और ये किसी भी तरीके से अगर पानी तक पहुंच जाए, रिवर लेक से पहुंच जाए तो वो फिश इन्फेक्ट होंगे और वही फिश जो है अगर वही फिश को अगर हम ह्यूमन बीइंग खा लें तो हम में भी ये सीवियर कॉज करते हैं। ये हम इनसे इन्फेक्ट होते हैं। ठीक। अब इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल मतलब इसका थोड़ा सा भी मात्रा अगर फिश तक भी पहुंच जाए तो फिश इससे मर जाता है। ठीक है। तो ये इससे देखिए यहाँ पे साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन की जो बुक है उसको मैंने यहाँ पे डाला है और साथ ही साथ बुक में भी इसका दिया हुआ है इसकी फोटो। तो हम पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ रहे थे। इफ वी यूज पेस्टिसाइड टू कंट्रोल insects then not only kill the insect but also enter our body from food grains we eat। वही चीज़ है जो पहले मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये हमको इन्फेक्ट नहीं करता या इंसेक्ट बस मर जाएंगे हमको नहीं खाएगा मतलब हमको इन्फेक्ट नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। पानी में जब ये चला जाता है रिवर में लेक में तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो घरेलू एनिमल्स है वहाँ के अगर पानी पिएंगे जैसे गाय वगैरह। अब गाय जब पानी पिएगी जब वो दूध देगा वो दूध जो है हम ह्यूमन बीइंग पिएंगे तो हमें तो इनडायरेक्टली इन्फेक्ट कर ही रहा है। और ये जो पेस्टिसाइड है इससे सीवियर डिसीज होता है जैसे कि कैंसर। ठीक है, ये ह्यूमन में ये कैंसर कॉज करता है। तो हमें ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। और उसका नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट। तो वेस्ट क्या होते हैं हम सभी जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है या किसी के लिए भी यूज़फुल नहीं है उसको दोबारा कंजप्शन नहीं किया जा सकता है या दोबारा प्रोडक्शन रिसाइकल कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसको वेस्ट कहेंगे। जैसे कि बैगेस ऑफ शुगर केन। बैगेस ऑफ शुगर केन का मतलब होता है जो जूस निकालने के बाद जब गन्ने से जो बची हुई जो चीज़ें रहती है उसको बैगेस बोलते हैं। और रैपर वी थ्रो वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज लाइक स्मोक एक्सेट्रा, ये सब क्या है वेस्ट है। अब आगे की टॉपिक देखते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो नेचर ने बनाया है और हमारे उपयोग में वो आता है उसको रिसोर्स बोला जाता है। ठीक। और ह्यूमन को भी नेचुरल रिसोर्स कंसीडर किया गया है। उसका एग्जाम और नेचुरल रिसोर्स के एग्जांपल है ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, मेटल, स्टोन एंड सैंड। ये सब हमारे उपयोग में आता है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे उपयोग में आए उसको क्या बोला जाता है? रिसोर्स बोला जाता है और इसको नेचर ने दिया है तो इसीलिए इसको नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। और नेचुरल रिसोर्स के दो टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स पहले देखेंगे। ऐसी रिसोर्स जिसको दोबारा बनाया जा सकता है या उससे जो एनर्जी मिला है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो हम दोबारा उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब इससे जब हमको एनर्जी मिलेगा तो अगर ये एनर्जी खत्म हो जाता है तो हम दोबारा बना सकते हैं और ये इको फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हार्म इससे नहीं होता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स ये हो गया। अब
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसी रिसोर्स जिसको दोबारा हम नहीं बना सकते, और ये अगर हम लोग इसको लगातार उपयोग करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये दोबारा बनता है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने के लिए। तो इसके एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्लियर है यहाँ तक। और मैंने यहाँ पे उसका डिफरेंस डाला है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, तो आप यहाँ से देख लीजिए अगर आपको लिखना होगा तो। अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स जो है उसको आज हम इंसान इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते जा रहे हैं, जिसके कारण ये खराब होते जा रहा है। हम अपने ग्रीड को, अपने ग्रीड मतलब लालच होता है, हम अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स को इतनी गंदी तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि पूरा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। और दूसरा इसमें पॉइंट दिया हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन अ फ्यू हैंड्स। और ये सबसे बड़ा कारण है कि जो रिसोर्स है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही है। जैसे कि इंडस्ट्रियल ओनर, या फिर कहीं पे किसी ने अ, एक जगह खरीद लिया है, या फिर फैक्ट्रीज लगाई है, तो वो उसका जो रिसोर्स है वो आसपास के सभी चीज़ों को खराब कर रहा है। और साथ साथ अगर कहीं पे खदान है, कोई प्राइवेट कंपनी ने उसको लिया है, तो वो खदान को इतना एक्सप्लॉइट करेगा, वहाँ के पेड़ पौधे सबको काटेगा अपनी लालच को पूरा करने के लिए। वो बिल्कुल भी नहीं सोचता अपने आसपास के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में। और इससे जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है इट हैज़ लीड टू ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर। अच्छा, अब रिसोर्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली ये सब प्रॉब्लम होगा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब पूरा एक्सप्लॉइट होते जाता है। तो इसके लिए समाधान क्या है? इसके लिए समाधान है कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ से एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि हम बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करे, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट इज नॉन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये भी बोला जाता है कि रिसोर्स को हमको अपने आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना है, क्योंकि ये उनका भी अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। तो हम लोग उसके सिवा कुछ अल्टरनेटिव मेथड भी ले सकते हैं। अब है रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मैनेज इसको कैसे करेंगे? हमने देख लिया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हम लोगों को फोकस करना होगा कुछ अल्टरनेटिव रिसोर्स में, मतलब दूसरे तरीके जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल के अलावा भी आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, या फिर सरकार जो है बहुत सारा इनिशिएटिव ला रहा है ताकि हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हमारे मार्केट में, तो वो सब चीज़ का अगर उपयोग करेंगे तो हमारा जो रिसोर्स है वो बच जाएगा, मतलब जो पेट्रोलियम है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिव रिसोर्स हम इसमें यूज़ करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज, और ऐसे लॉज लाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर हम खुद भी ये अपनाएं अपने में कि हम अपने इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट का भी ये जिम्मेदारी होता है कि वह ऐसे लॉ लाए जिससे पॉल्यूशन रुक सके, पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब सभी को इक्वल, अब जितनी ज़रूरत है उतना मात्रा में ही वो रिसोर्स को उपयोग करे, ना कि उससे ज़्यादा। अगर उससे ज़्यादा उपयोग करेगा तो अपना वो कुछ लोग लालची होते हैं, तो उसी की वजह से रिसोर्स क्या होता है, डिप्लीट होता है। तो अगर हम लोग इक्वल मात्रा में रिसोर्स का उपयोग करेंगे तो रिसोर्स बच जाएगा और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो सेकंड चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू।